परछाई एपिसोड 218। अब आगे। आंखें खोलते ही वो आदमी उसी मुस्कान के साथ कहता है, आखिर ये बात तुम्हें पता चल ही गई। ये कहकर वो आदमी उस पत्थर से उठकर आगे चलने लगता है। चलते हुए उसे कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। वो देखता है कि 7 साल के सुहानी और विवेक उस तहखाने के सुरंग में दरवाजे के पास खड़े थे। इसके बाद वो देखता है कि 7 साल का विवेक विशिनवेल के पास उस साए मृदुला के सामने खड़ा है और जमीन पर उसके मम्मी पापा की खून से लथपथ लाश पड़ी है। ये सब याद करते हुए वो आदमी कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग से छेड़छाड़ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी कुछ यादें बदलना बहुत जरूरी हो गया था। ये कहते ही उस आदमी की आंखों के सामने कुछ दिन पहले का एक सीन चलने लगता है। ये उस रात की बात थी जब विवेक मारीच के रक्षकों को चकमा देकर समायरा को बचाने के लिए गया था। वो देखता है कि वो रक्षक विवेक की परछाई का पीछा करते हुए उससे कुछ दूरी पर चल रहे थे। ये देखकर विवेक वहां से जाने लगता है। कुछ ही पलों में उन रक्षकों को समझ आ जाता है कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। उनमें से एक रक्षक अपना हाथ आगे करके विवेक की परछाई पर हमला कर देता है। उस हमले से विवेक की परछाई पर कोई असर नहीं हुआ था और वो बिना कुछ रिएक्ट किए आगे बढ़ रहा था। ये देखकर वो दोनों सारी बातें समझ जाते हैं। वो फौरन पीछे मुड़कर तेज रफ्तार से उस तरफ जाने लगते हैं, जहां विवेक समायरा की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही पल वो दोनों विवेक के पास पहुंच जाते हैं। विवेक को अब सच में नहीं पता था कि दो रक्षक उससे कुछ दूरी पर खड़े हैं और उस पर हमला करने ही वाले हैं। उनमें से एक आदमी जैसे ही विवेक पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसे एहसास होता है कि वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया है। उन दोनों को वहां किसी और के होने का एहसास होने लगता है। वो दोनों फौरन पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां वही आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर रक्षकों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कुछ पल पहले जहां उनकी आंखों में हैवानियत थी, वहां अब हैरानी दिखाई देने लगती है। उनमें से एक रक्षक उस आदमी से कहता है, वो हमारा शिकार है, हमारे रास्ते में मत आओ। हमें रोकना मतलब उनसे दुश्मनी। सामने खड़ा आदमी एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है। ये कहकर वो पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। उस आदमी को जाता देखकर उन रक्षकों के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उन दोनों के चेहरे की मुस्कान दर्द के भाव में बदल जाती है। इसके बाद वो दोनों दर्द से चीखने लगते हैं और फिर उनकी बॉडी एक तरह से ब्लास्ट हो जाती है और उनके शरीर के टुकड़े हवा में उड़ते हुए नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो आदमी बिना पीछे मुड़े उसी स्माइल के साथ आगे बढ़ जाता है। ये सोचते हुए वो आदमी अपने प्रेजेंट में आ जाता है। वो खुद से कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा भी तुम्हारे सच से सामना हो। इधर निशा और विवेक सुरंग में उस दरवाजे के सामने खड़े उसे देख रहे थे।
निशा के चेहरे पर इस वक्त उत्सुकता थी और विवेक डर और हैरानी के साथ उस दरवाजे को देख रहा था। तभी निशा उस दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ये देखते ही विवेक निशा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। निशा हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? विवेक घबराई हुई आवाज में कहता है, चलो यहाँ से। निशा को विवेक का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो कंफ्यूज होकर कहती है, विवेक, हम यहाँ विशिंग वेल के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने आए हैं और अपना काम पूरा किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। विवेक फिर से उस दरवाजे को देखते हुए कहता है, ये वही है, इस दरवाजे के दूसरी तरफ विशिंग वेल के अंदर की गुफाएं हैं। निशा कहती है, विवेक, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तुमने कहा कि तुम्हें विशिंग वेल के अंदर जाने का रास्ता पता है, फिर तुमने कहा कि तुम्हारी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब जब हम उस दरवाजे के पास पहुंच गए हैं, तुम अंदर जाने से मना कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना श्योर हुए हम यहाँ से नहीं जा सकते? हमें एक बार अंदर जाकर देखना ही होगा। विवेक निशा की बातों से असहमत होकर कहता है, हम अंदर नहीं जा सकते, एक बार हमने पहले भी ये गलती की है। ट्रस्ट मी, अभी हमें वापस जाना होगा। इस दरवाजे की दूसरी तरफ ऐसी शक्तियां हैं जिनका हम सामना नहीं कर सकते और ब्रह्म मुहूर्त भी बस निकलने वाला है। अगर हम लेट हो गए तो वो साया और सारे रक्षक हमारे सामने होंगे। ये कहकर विवेक निशा का हाथ पकड़ता है और तहखाने की तरफ बढ़ने लगता है। निशा बिना दरवाज के उस पार देखे वहां से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे विवेक की बातें भी सही लग रही थी, इसलिए वो विवेक को नहीं रोकती। इधर अर्नव और समायरा ने पूरा तहखाना चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई रास्ता नहीं मिला। समायरा को अब तक समझ आ गया था कि वहां अब और कुछ भी ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अर्नव अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। समायरा अर्नव की तरफ देखती है और तभी उसे एहसास होता है कि जब से वो दोनों तहखाने में आए हैं, अर्नव से उससे कोई बात नहीं की है। समायरा को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। अर्नव कभी भी उससे बात करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता था। कुछ सोचने पर समायरा को याद आता है कि कुछ देर पहले उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हुई थी, उसके बाद से अर्नव खामोश है। समायरा अर्नव को देखते हुए अपने मन में कहती है, क्या ये मुझसे नाराज है? समायरा आगे बढ़कर अर्नव के पास जाती है। अर्नव अभी ही तहखाने की दीवार को बड़े ध्यान से देख रहा था। समायरा थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहती है, क्या तुम्हें कुछ मिला? अर्नव समायरा की तरफ देखे बिना कहता है, नहीं। समायरा को अर्नव का ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमेशा समायरा से स्माइल के साथ बड़े अच्छे से बात करता था, लेकिन आज उसकी बातों में नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी।
समायरा अर्नव को देखते हुए बिल्कुल उसी तरह कहती है, तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब क्या तुम्हें यहाँ कोई परेशानी हो रही है? अर्नव सच में समायरा से नाराज था और वो इस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। वो इरिटेट होकर कहता है, मुझे क्या होगा, मैं ऐसी जगहों में पहली बार नहीं आया हूँ। अब समायरा को पूरा यकीन हो गया था कि अर्नव सच में उससे काफी नाराज है। उसे अर्नव की नाराजगी अच्छी नहीं लग रही थी। वो फिर से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। समायरा की बातें अर्नव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। वो अपना मुंह बनाकर अपने मन में कहता है, इस बेवकूफ को ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे गुस्सा हूँ। अर्नव से कोई जवाब ना मिलने पर समायरा फिर से कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अर्नव चिढ़कर कहता है, ओ रियली? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मेरे इस खराब मूड की वजह तुम खुद हो। समायरा अनजान बनते हुए कहती है, मैं क्यों? अर्नव को अब ऐसा लगने लगा था जैसे समायरा उसे और भी ज्यादा चिढ़ा रही है। वो खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और वहां से जाने लगता है। समायरा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं और उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो आगे से झुककर अर्नव से सॉरी तो नहीं कहने वाली थी। अर्नव को जाते देख समायरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अर्नव गुस्से में कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर अर्नव फिर से वहां से जाने लगता है। अर्नव कुछ ही कदम आगे बढ़ता है, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। समायरा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया था। अर्नव पीछे मुड़कर गुस्से के साथ कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ आऊं, और अब जब मैं खुद तुमसे दूर हो रहा हूँ, तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। अर्नव की बात सुनकर समायरा अपनी नजरें उससे हटा लेती है। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि लह ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। उसे बस अर्नव का गुस्से में उससे दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ सोचकर कहती है, तुम मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकते। अर्नव समायरा की आंखों में देखकर कहता है, ओह, मैं तो बेवकूफ हूं ना, तो फिर तुम्हें मुझसे क्यों बात करनी है? जाओ अपनी इंटेलिजेंट बहन दृष्टा से बात करो। एक्चुअली तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, जंगली और बदतमीज। अर्नव की बातें सुनकर अब समायरा को भी गुस्सा आने लगता है। वो अर्नव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहती है, तुमने मुझे बदतमीज कहा। अर्नव एक फेक स्माइल के साथ कहता है, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैं तुम्हें जंगली भी कहा। समायरा चिढ़कर अर्नव की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है,
मैं जंगली नहीं हूँ। अर्नव अपनी बात पर जोर देते हुए समायरा की उंगली में अपनी उंगली फंसाकर कहता है, तुम हो। अब समायरा का गुस्सा भी बढ़ने लगता है और वो गुस्से में अर्नव को घूरने लगती है। उसे एहसास ही नहीं होता कब उसकी उस उंगली से एक तरह की एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी अर्नव की उंगली से होते हुए की बॉडी में चली जाती है। जब से समायरा ने अपने अंदर की काली शक्तियों को जागृत करना शुरू किया था, तब से कभी कभी वो शक्तियां उसके बस के बाहर हो जाती थी। जैसे ही वो एनर्जी अर्नव की उस उंगली तक पहुंचती है, अर्नव को एक जोर का झटका लगता है और वो दर्द से कुछ कदम पीछे हो जाता है। अर्नव के मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है, आह। जब तक समायरा को कुछ समझ आता, वो अर्नव को हटकर चुकी होती है। समायरा अर्नव की हालत देखकर घबरा जाती है और उसके पास जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, तुम ठीक हो। अर्नव फौरन अपने कदम पीछे लेकर समायरा से दूर हो जाता है और शिकायत भरे लहजे में कहता है, अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। समायरा अर्नव की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, आई एम सॉरी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अर्नव पीछे जाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स तुमने ये जानबूझकर किया। तुम डिबेट में मुझसे हार रही थी, इसलिए तुमने मुझे चुप कराने के लिए ऐसा किया। समायरा परेशान होकर अर्नव से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए समायरा की नजर उस सुरंग के दरवाजे पर जाती है और अगले ही पल वहां से निशा और विवेक बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर अर्नव और समायरा अपना झगड़ा भूलकर उनके पास चले जाते हैं। अर्नव विवेक से कहता है, क्या हुआ? विवेक सीरियस आवाज में कहता है, हमें रास्ता मिल गया। ये सुनकर अर्नव और समायरा कुछ सोचते हुए उसे देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वो चारों युवराज के साथ स्टडी रूम में बैठे थे। पूरी बात सुनकर युवराज विवेक से कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो रास्ता विशिंग वेल के अंदर जाता है? विवेक पूरे कॉन्फिडेंस से अपना सर हिला देता है। युवराज कुछ देर सोचने के बाद कहता है, तो ठीक है। इस बार हम वहीं से विशिंग वेल के अंदर जाएंगे। एपिसोड 219। अब आगे। अपनी बात पूरी करने के बाद वो सभी स्टडी रूम से बाहर चले जाते हैं। वहां से बाहर निकलने के बाद समायरा देखती है कि अर्नव बड़ी तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ रहा है। समायरा अर्नव की तरफ बढ़ती है, लेकिन अर्नव उस पर ध्यान दिए बिना वहां से चला जाता है। समायरा वहां से जाते हुए अर्नव को अजीब से घूर कर देखती है और फिर वो भी वहां से चली जाती है। इधर युवराज उन सब से बात करने के बाद अपने रूम में आता है। अंदर आते ही वो देखता है कि सुहानी बेड पर बैठे कुछ सोच रही थी। युवराज चलकर सुहानी के पास आता है और बेड पर बैठ जाता है। सुहानी युवराज को देखते हुए कहती है, तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्ट्रैटेजी?
सुहानी की बातें सुनकर युवराज को उसके लिए बहुत बुरा लगने लगता है। वो सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, आई एम सॉरी। सुहानी युवराज के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरा इन सब बातों से दूर रहना ही सही है। मेरा आपकी प्लानिंग के बारे में जानना बात को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा। वो साया सुहानी का दिमाग पढ़ सकता था, इसलिए युवराज ने सुहानी को उनकी सारी प्लानिंग से दूर रहने के लिए कहा था। युवराज एक हल्की स्माइल के साथ कहता है, तुम इतनी समझदार कब से हो गई? सुहानी अपने हाथ बांधकर पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, मैं हमेशा से इतनी समझदार हूँ, बस आपको पता नहीं चला था। ये सुनकर युवराज को हंसी आ जाती है और वो सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, अच्छा, तुम समझदार हो, तो फिर मुझसे झगड़ा कौन करता है कि मैं सारी बातें समायरा से शेयर करता हूँ। ये सुनकर सुहानी अपना मुंह फुलाकर युवराज को घूरने लगती है। युवराज उसके दोनों गालों को खींचते जुए कहता है, अच्छा, अब गुस्सा मत करो, वैसे भी हमने एक लाइफ के लिए झगड़ा कर लिया है। अब मुझे और नहीं करना। सुहानी थोड़े गुस्से के साथ कहती है, अगर आपको झगड़ा नहीं करना, तो मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? युवराज कुछ नहीं कहता है, वो बस बड़े प्यार से सुहानी को देखने लगता है। ये देखकर सुहानी कहती है, अब क्या हुआ? युवराज कुछ सोचकर कहता है, क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? युवराज की बात सुनकर सुहानी हैरान रह जाती है और अपनी आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर अपने दोनों हाथों में ले लेता है और उसे सहलाते हुए कहता है, बहुत जल्द जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो हम फिर से शादी करेंगे। ये सुनकर सुहानी की आंखें नम हो जाती है। युवराज आगे कहता है, क्या हुआ? अगर तुम्हें नहीं करनी तो बोल दो, ऐसे रो क्यों रही हो? ये सुनकर सुहानी की आंखों से आंसू बाहर आ जाता है। वो युवराज के सीने पर कुछ मुक्के मारती है और फिर उसे कसकर गले से लगा लेती है। युवराज भी सुहानी को अपनी बाहों में भरकर उसके सर पर एक किस कर देता है। इधर विवेक अपने बेडरूम में सोया था। जब से उसने रात को बाहर जाना शुरू किया था, वो दिन में कुछ घंटे सोया करता था। समायरा से अलग विवेक के लिए नींद बहुत जरूरी थी। नींद में विवेक का चेहरा काफी परेशान लग रहा था। वो आज सपने में उस रात को देख रहा था, जिस रात मृदुला ने उसके मम्मी पापा को मार दिया था। विवेक देखता है कि वो विशिंग वेल के पास खड़ा है और उसके सामने मृदुला साई के रूप में हवा में है। उनसे कुछ ही दूरी पर विवेक के मम्मी पापा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। विवेक का पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और वो खौफ भरी नजरों से मृदुला की तरफ देख रहा था। मृदुला की गुस्से से गुर्राने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी और उसे सुनकर विवेक का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था।
अगले ही पल मृदुला बड़ी तेजी से विवेक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर विवेक चीखते हुए डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विवेक को लगा था कि अपने मॉम डैड की तरह अब वो भी जिंदा नहीं बचने वाला है। कुछ देर तक वो उसी तरह वहीं खड़ा रहता है और तभी उसे मृदुला के और भी जोर से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर विवेक धीरे से अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही अपने सामने वो जो नजारा देखता है, उसे देखकर दंग रह जाता है। विवेक अपने सामने एक लंबे चौड़े आदमी को खड़ा पाता है, जिसकी पीठ विवेक की तरफ थी और वो आदमी मृदुला के सामने खड़ा था। मृदुला गुस्से से गुर्राते हुए कहती है, हट जा मेरे रास्ते से। वो मेरा शिकार है। वो आदमी शांत लहजे में कहता है, अफसोस, मेरे रहते तुम इसे नहीं मार सकती। मृदुला उसी गुस्से के साथ कहती है, कौन है तू? और बार बार इसे मुझसे क्यों बचा रहा है? वो आदमी कहता है, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें और तुम्हारे सरदार को खत्म करने में ये किसी की मदद करेगा। इसलिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। मृदुला गुस्से में जोर जोर से हंसने लगती है और अगले ही पल कहती है, मेरा अंत असंभव है। वो आदमी कहता है, तुम्हारा अंत तो मैं अभी यही कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे गुरु ने मुझे मना किया है। फिलहाल मैं बस इसे तुमसे बचा ही सकता हूँ। मृदुला कहती है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तू इसे मुझसे कैसे बचाता है। ये कहकर मृदुला दूसरी तरफ से विवेक पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी वो आदमी मृदुला पर कोई मंत्र पढ़ देता है और मृदुला चीखते हुए उस कुएं के अंदर चली जाती है। मृदुला के पीछे पीछे वो कलश भी विशिंग वेल के अंदर चला जाता है। मृदुला के जाने के बाद वो आदमी विवेक की तरफ मुड़ता है। विवेक डरते हुए उस आदमी को देख रहा था। उसकी नजरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आदमी को जानता हो। विवेक कहता है, आप यहाँ, आप कौन हो? आपने मुझे और शिवी को उस रात को भी बचाया था ना? वो आदमी कहता है, मेरा नाम शिशिर है और मैं यहाँ तुम्हें बचाने ही आया हूँ। ये कहकर वो अपने गले से एक चेन निकालता है, जिस पर ओम का लॉकेट था। शिशिर उस लॉकेट को देखते हुए कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर उस चेन को विवेक के गले में डाल देता है। ये वही लॉकेट था जिसकी मदद से विवेक ने सबसे पहले सुहानी को बचाया था। शिशिर विवेक के रोते हुए चेहरे को देखकर आगे कहता है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। अफसोस कि तुम्हारी दोस्त शिवी को यहाँ से दूर जाना पड़ा। उसने सभी को मार दिया और अब बस तुम ही बचे हो। विवेक को शिशिर की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। शिशिर आगे कहता है, तुम अब काफी कुछ जान चुके हो जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। अब मुझे कुछ सालों के लिए तुम्हारी यादें मिटानी होगी। विवेक डर और कंफ्यूजन के साथ कहता है, ये आप क्या कह रहे हो?
शिशिर बिना जवाब दिए विवेक के सर पर अपना हाथ रखकर एक मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था, विवेक की पलकें भारी होती जा रही थी। कुछ ही देर में विवेक वहीं बेहोश हो जाता है। विवेक के बेहोश होते ही उसकी नींद खुल जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाता है। विवेक का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था और वो घबराहट के साथ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। कुछ देर बाद विवेक थोड़ा शांत होता है। शांत होते ही वो फिर से अपनी आंखें बंद करके उन सभी बातों को रिकॉल करने लगता है जो उसने सपने में देखा था। उन बातों को याद करते हुए वो खुद से कहता है, इसका मतलब आज से पहले उस रात के बारे में मेरी जो मेमोरी थी वो फेक थी। उसे जानबूझकर मेरे दिमाग में डाला गया था ताकि मैं उस आदमी को भूल जाऊं। और वो लॉकेट भी मुझे मम्मी ने नहीं उसी ने दिया था। कुछ देर सोचने के बाद विवेक आगे कहता है, आखिर मैं और सुहानी उस वक्त ऐसा क्या जानते थे जिसे मिटाना इतना जरूरी हो गया था कि हमारी याददाश्त ही खत्म कर दी गई। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।